बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 14 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। कुछ अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने क्रीज से निकलकर लंबा छक्का मारा है और ये गेंद ग्राउंड से बाहर चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में 184/3 यानी कि 184/3 के तहत जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है और इस दरख्वास्त ने अब यूं समझिए कि जो आईनी बेंच हैं उनको भी वार दिया है और जो दो जजेस जिनको याह्या अफरीदी साहब न जाने क्यों साइडलाइन करने पर तुल गए हैं, अपने ही दोस्तों को साइडलाइन करने पर तुल गए हैं, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब, इनको इंतहाई रेलेवेंट कर दिया है। इमरान खान ने एक ऐसा मुकदमा बना के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि जिससे जो जजेस इंसाफ पसंद नहीं हैं, इंसाफ पसंद हैं भी हैं तो मुक्तदरा के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं नाज़रीन किराम, वो खुलकर एक्सपोज हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त दायर करके ही इमरान खान फाते हो गया है। जो इसके ऊपर फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने से ही इमरान खान फाते हो चुका है। आईनी बेंचेस को बनाने का मकसद, इन दो जजेस को साइडलाइन करने का मकसद, सारे के सारे मकासद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सिर्फ एक अकेली इस दरखास्त से। ये क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। आज हाईकोर्ट से भी इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए वकालत करने वाले वकील बजाते खुद मान रहे हैं, कहते हैं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा गलत हो गई है। और इस एतराफ के बाद अदालत ने ऑप्शन दे दिया इमरान खान को और उनके वकील को कि पूछ के बताइए कि अब आगे क्या करना है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। पार्टी के अंदर अब बिल आखिर वो जो दो आरा हैं तकसीम होने के बावजूद अब माहौल गर्म होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान का ये कहना है कि आपने आना है और फाइनल कॉल की ऐलान के बाद पार्टी इस वक्त जो है वो भरपूर तैयारियों के अंदर मसरूफ है। अपने इख्तलाफात को भुलाया जा रहा है और इस दफ़ा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा क्राउड जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब से भी और मुख्तलिफ और सूबों से जो है वो क्राउड यहां पे पहुंच रहा है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चौथी बड़ी खबर आपके साथ नाज़रीन किराम मैंने शेयर करनी है। मरियम नवाज साहबा की सर्जरी ड्रामा पकड़ा गया और मरियम नवाज साहबा कैसे सर्जरी की बात कर रही हैं और कैसे वो बता रही हैं कि थायराइड जो ग्लैंड है, आई एम सॉरी अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक नहीं है, तो जो थायराइड ग्लैंड है इसकी उनको मर्ज है और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और स्विट्जरलैंड में उसका इलाज होता है। इसका भी आज तिया पांचा करेंगे, इसको भी जो है इस मामले को भी आज एक्सपोज करेंगे। तो कहने का मतलब है मेरे पास चार खबरें हैं, चारों की चारों जो है वो तमाम लोग जो कि इमरान खान की मुखालफत में और इमरान खान की दुश्मनी में हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं, उनके लिए ये हानिकारक हो सकती हैं। तो लिहाजा अगर आपको लगता है कि आपने इमरान खान को नाकाम कर दिया है और वो एक अकेला हो गया है और आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं होना, फाइनल कॉल 24 नवंबर में भी कुछ भी नहीं होना, तो फिर आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बाकी तमाम दोस्तों के लिए चार खबरें मैं चारों एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम आज इमरान खान ने एक दरखास्त दायर किया और उस दरखास्त को 184/3 के तहत दायर किया गया और इस दरखास्त में पिछले 2 साल में होने वाले तमाम मजालिम, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई और तमाम मजालिम के लिए उन्होंने कमीशन बनाने का कह दिया है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूसों की इजाजत दी गई, दफा 144 की इजाजत ना होना, यानी कि उन्होंने आप यूं समझिए कि जितने मजालिम पीटीआई के ऊपर आज तक हुए हैं इसके लिए उन्होंने ये दरखास्त दायर किया कि आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाइए जिसके अंदर हम तमाम तर चीज़ें रखें जो हमारे साथ इंसाफ करे। और तहरीक इंसाफ ने खास तौर पर इमरान खान ने ये सलमान अकरम राजा के जरिए इस दरखास्त को दायर किया है और इसके अंदर इन्होंने जो अहम चीज़ की है वो ये किया है कि इन्होंने कहा कि आप जो जुडिशल कमीशन बनाना है उसमें टॉप 3 जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के। इसमें पिक एंड चूज ना आप करें, आप ये नहीं कर सकते कि वो जज रख लो वो जज रख लो, नो, टॉप 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों जिनके अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। एक्चुअली जो इस टॉप 3 जजेस जो अगर आप सीनियरिटी वाइज देखें तो बनता तो तरीकाकार ये है कि जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं और जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। बहरहाल वो पोट थले ये जो कुछ भी हो, ये वो आपको पता ही है नाज़रीन किराम। असल में इन्होंने ये किया था कि आईनी बेंचेस बना दिए और मुख्तलिफ आईनी मुकदमात और 2 जजेस को इररेलेवेंट कर दिया और वो किस तरह के केसेस लेके बैठ रहे हैं, वो इस तरह के केस जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले के केसेस जो कि दरखास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं उनको लेके बैठ चुके हैं। बल्कि आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई मुसर्रत हलाली साहबा के ऊपर, ना छोड़ दें काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें, ये मुकदमा जाती लग रहा है, सियासी तो लग नहीं रहा है, अब छोड़ दें, किसी की पीठ पीछे बात नहीं करना, बड़ी तकलीफ हो रही है भाई सबको काजी फाइज ईसा के
के ऊपर बात करने की? आपको तब तकलीफ नहीं हुई कि जब आपने पीटीआई के खिलाफ जो है ना वो इस तरह के फैसले दिए? इमरान खान की पीठ के पीछे बात नहीं हो रही थी, माजरत के साथ मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब खुदा ना खासा कोई आइन से ऊपर नहीं है, वो कोई कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है वो आपके जज रह चुके हैं, ठीक है आपकी आशीर्वाद उनको हासिल थी या उनकी आशीर्वाद आपको हासिल थी, लेकिन अब आपने आइन कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, किसी से जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर फैसले नहीं करने हैं आपने। आप मत पढ़ाइए कौम को कि उन काजी फाइज ईसा के साथ कैसे ज्यादती हो रही है, ये ना करें वो ना करें। आप कानून देके कानून के मुताबिक फैसला कर दें, जो आपको लगता है आपकी दानिश में ठीक है, गलत है वो बात की बात है, लेकिन काजी फाइज ईसा के पीआर ना बने आप बैठकर उधर के नहीं 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 काजी साहब को ये ना करें तो कासा भाई। बाकी जो है जो बंदा आपने पिछले 2 साल से उसको टंगा हुआ है, जिसको आपने जेल के अंदर डाला हुआ है, उसका क्या कसूर है? तो कहने का मतलब यह है कि नाज़रीन किराम ये आईनी बेंचेस है, ये फलान ढिमका, ये सारा कुछ इररेलेवेंट हो गया इस एक दरखास्त से। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसके ऊपर अगर जुडिशल कमीशन बना देते हैं तो फंसते हैं, नहीं बनाते हैं तो फंसते हैं। ये मामला इमरान खान ने बहुत शानदार खेला है, याहिया अफरीदी साहब का इम्तिहान है अब इसके ऊपर। वैसे तो ये है कि उनको शायद समझ ही नहीं आ रही है कि वो शायद दीवारों पे पेंट करवाने के लिए रह गए हैं और इंतजामी मामलात को लिए देखने के लिए रह गए हैं। और भाई उनके पैरेलल एक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चल रही है जो ये पूछना मुनासिब ही नहीं समझती चीफ जस्टिस से कि भाई ये केस हमने पिक करना है या नहीं करना चाहिए। तो ये था कि अगर भाई कोई आईनी बेंच बन भी गए हैं तो उसके नीचे आप जो है ना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिसाइड करते हैं कि अभी कौन से केसेस आईनी बेंच पे जाने। वो भाई अलग से चीफ जस्टिस और वो भाई साहब का प्रोटोकॉल ही अलग है अमीनुद्दीन खान साहब का। आज उन्हें इस तरह से लेके आया जा रहा है, वहां से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर बता रहे हैं जैसे कोई चीफ जस्टिस से भी ज्यादा सिक्योरिटी हो, ये जा वो जा, यानी कि बताया जा रहा है कि भाई निजाम के अब्बा जी आप हैं। अमीनुद्दीन खान साहब को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप निजाम के अब्बा जी हैं, बाकी सबको छोड़िए। तो कहने का मतलब है नाज़रीन किराम इधर हों या उधर हों, ये आज दरखास्त ने बड़ा शानदार काम किया और मुझे लगता है कि इसको जो है वो आप साइडलाइन कर सकते हैं। दूसरा खबर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी बहुत शानदार खबर है। वो खबर ये है कि जनाब आज तोशाखाना 1 केस जो है वो सुना जा रहा था और तोशाखाना 1 केस के अंदर 2 जजेस इसको सुन रहे हैं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, दोनों पे इल्ला माशाल्लाह कमाल ही है। अब जनाब वाला आपको पता है तोशाखाना 1 केस किस तरह से सुना गया, सजाएं किस तरह से दी गई, किस तरह से 342 का बयान कलमबंद नहीं हुआ, किस तरह से रात तक जो है वो चीजें नहीं, ये टेक्निकल एरर्स हैं, ये सारी चीजें खराब है। इस पे बनता तो ये था कि इस फैसले को उड़ा के बाहर फेंका जाता और रद्दी की टोकरी में डाला जाता। और आज सोने पे सुहागा ये हुआ, अमजद परवेज साहब जो नायब के वकील हैं उन्होंने कहा जी हाँ मुझे लगता है कि इस मामले पे गलत सजा हुई है। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कुछ अजीब जो है ना वो कर दिखाया अदालत के अंदर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा जाइए आप अपने क्लाइंट से इजाजत ले दीजिए, उनसे पूछिए क्या करना चाहते हैं। ऐसा कर देते हैं कि इस आपकी सजा खत्म करते हैं, कलअदम करार देते हैं और सजा कलअदम करार दे के ये मामला दोबारा से जो है ना वो कोर्ट में भेज देते हैं और वहीं से आपका 342 का बयान हो और वहीं से सारी चीज़ें हो और वहीं से जज दिलावर हुमायूं वाला मामला और वहीं से जनाबे वाला आपके ये सारी जो है ना वो शुरू हो जाता है, सारा केस शुरू हो जाता है, वहीं से कर लेते हैं। ठीक है, या फिर फर्द जुर्म आयद होने के बाद से सारा केस शुरू कर लेते हैं। नहीं तो फिर हम टेक्निकल चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम मेरिट के ऊपर दरखास्त को सुनेंगे। अब ये बात को समझिए, यानी कि बनता तो ये था कि इतनी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आप उठा के इस दरखास्त को बाहर मारें, यानी कि आप इस इमरान खान की सजा खत्म करें, लेकिन उन्होंने एक नई रास्ता बीच में निकाला कि नहीं आप अपने क्लाइंट से पूछिए। अब क्लाइंट से मुराद ये है कि जनाब सजा तो खत्म हो जाएगी लेकिन वो सारा प्रोसेस उसी जज के सामने वहीं से शुरू होगा और दोबारा से इमरान खान को तोशाखाना 1 केस में सजा सुना दी जाएगी और फिर जनाब दोबारा से वो लेकर अदालत के अंदर आ जाएंगे। और अगर ये मेरिट पे सुनते हैं तो कहने का मतलब है वो जितनी टेक्निकल गलतियां और जो सब कुछ उन्होंने किया और जिस तरह से सुना गया उस दरखास्त को उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। तो मैं अजीब मखमसे में हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट शायद बनने की इतनी जल्दी उन्हें पता कि हुणे वैकेंसी पैदा होने ली है, हुणे जनाब आमिर फारूक साहब ने लै जाना है सुप्रीम कोर्ट जज बना के और बाद में मैं चीफ जस्टिस, ऑब्वियसली मियां गुल हसन औरंगजेब को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाना है। इसके अलावा कौन है? क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बनाएंगे, अरबाब मोहम्मद ताहिर को बनाएंगे, जस्टिस बाबर सत्तार को बनाएंगे, तारिक जहांगीरी को बनाएंगे या समन रफत को बनाएंगे? कोई जज भी आपको पता अंदाजा है नाज़रीन किराम के वो तो किसी मामले के अंदर जो है ना वो डंडी नहीं मारेगा। तो ये मिठे मिठे फैसले जो है ना वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी खबर नाज़रीन किराम जो है ना वो ओवरसीज से है। जनाब मरियम नवाज साहिबा ने वैसे तो कल आपको पता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो जो उन्होंने फर वाला कोट पहना हुआ था, अभी मैं पढ़ रहा था देख रहा था कुछ शायद मेरे ख्याल से 24 से 71,000 डॉलर्स के दरमियान आता है, वो $1140 की जो है वो ऐनक पहनी हुई थी
और इसी तरह से बैग भी कोई 15-20 हज़ार डॉलर्स के दरमियान था, और इतना महंगा वो बन के, और वो समझती हैं, बड़ा खुश होती हैं, मतलब महंगी महंगी चीज़ें पहन के उन्हें लगता है कि लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, लोग मेरे से बड़े मुतासिर होते हैं। और भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया, आपको अंदाज़ा नहीं है यूथ आपके बारे में क्या सोचती है। यूथ आपके बारे में ये सोचती है कि भाई हम यहाँ पर धुएं से मर रहे हैं और ये जनाब सैरें कर रहे हैं और जनाब फर वाला कोट पहन के आई हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल इन्होंने ये फरमाया कि मुझे जनाब एक ऐसी बीमारी हो गई है, उस बीमारी का इलाज नहीं है ना, या दो जगहों पर है दुनिया में, एक अमेरिका के अंदर और एक स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा के अंदर, इसके अलावा इंग्लैंड में भी नहीं है। यार मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं पिछले दिनों में आपको पता भी इंग्लैंड में हूँ, और मैंने सोचा यार एक ही गल हो गई, ये इलाज कौन सी बीमारी है। मैंने सर्च आउट करना शुरू किया, भाई कौन सी बीमारी है जिसका इंग्लैंड में इलाज ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो फर्स्ट वर्ल्ड में आता है, हम तो इसलिए, मतलब मैं तो बड़ा खुश है इनके NHS के निज़ाम से, और ये वो तो ये मरियम साहबा क्या कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि यहाँ पर इलाज ही नहीं है, कौन सी बीमारी है। तो मैंने सर्च किया थायराइड ग्लैंड को, तो जनाब मुझे पता चला ना सिर्फ तशखीस, ना सिर्फ इलाज, बल्कि सर्जरीज तक हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर, इंग्लैंड तो छोड़ें पाकिस्तान के अंदर तक हो रही है। तो मैंने ये कहा कि मैं मरियम साहिबा को ये मशवरा दे दूं, उनका इतना खर्चा करवा दिया है उनके साथी ने, जिसने भी उनको ये मशवरा दिया, उनके मुशीर ने, कि वो इतना खर्चा करके स्विट्ज़रलैंड चली गई, और ये वो सारा कुछ उसके लिए कितना खर्चा हुआ होगा। तो लाहौर के अंदर मैं उन्हें कुछ हॉस्पिटल्स बता दूं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि अगली बारी इत्थे चले जाइए। तो जनाब सबसे ज़्यादा आप जो है वो, अगर आपने ये इलाज इसका करवाना है, हमीद लतीफ़ ये कलमा चौक के करीब हॉस्पिटल है, इधर चले जाएं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल चले जाएं। ये नहर के, ये बिल्कुल आप जाते हुए नहर जाएं, ये आप जोहर टाउन की तरफ मुड़ें तो नुक्कड़ के ऊपर आपको हमें जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल मिल जाता है। नहीं तो मुल्तान रोड वाला जो है ना वो राम का हॉस्पिटल है, वहाँ पर चले जाएं। ये एवर केयर नेस्ट पार्क में चले जाएं। नेस्ट पार्क सोसाइटी देखिए आपने, मरियम नवाज साहब आपकी लाहौर है, लाहौर में देखा ही होगा, वज़ीर आला है। नेस्ट पार्क सोसाइटी के अंदर एक एवर केयर हॉस्पिटल है, बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, वहाँ पे चले जाइए, आप वहाँ से इलाज करवा लीजिए। मुझे पता होता, और अगर कुछ नहीं तो यार वो यूसी भी देखिए आपने, वो मियाँ आमिर साहब अली, उसके सामने शौकत खानम है, शौकत खानम से भी इसका इलाज हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मुल्तान रोड पे चले जाएं, नहर आ जाएं, जोहर टाउन वाले नेस्ट पार्क सोसाइटी में आ जाएं, ये कलमा चौक के करीब हमीद लतीफ़ में चले जाएं। इतने सारे हॉस्पिटल और इस्लामाबाद में भी हैं, वैसे उनका भी एड्रेस मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं लाहौर के हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो इस्लामाबाद में भी हैं, और तो और पेशावर में भी आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहाँ से इसका इलाज हो सकता है। एडी वड्डी तो अल्लाह माफ़ करे बीमारी नहीं है, ठीक है। वो हमारे तक तो कैंसर की इतलात पहुँची थी, लेकिन आपने खुद ही इसका जो है ना वो कह दिया नहीं कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। तो कैंसर नहीं है तो ये बीमारी तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं कि आपको जनेवा जाने की जरूरत है। यानी दो बंदों को तो मुझे समझ नहीं आती है ना कि वो ऐसे ऐसे बयान दाग देते हैं। अभी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं ट्रंप यार तुसी की इमरान खान नाल ट्रंप वो साडा बड़ा पुराना तल्लक है गया उन्होंने नाल, पंजाबी में वो कह रहे हैं जी हमारा तो बहुत पुराना ताल्लुक है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है ना वो उन्होंने खाने पर बुलाया था ट्रंप ने, उनकी बेटी और दमाद जैरेड कुशनर तो मैं जानता हूँ उनको, तो अब सारे ताल्लुकात निकालना शुरू हो गए हैं। ये तो जनाबे वाला वक्त बताएगा कि किसका किससे क्या ताल्लुक है, सारी दुनिया को पता है किसका किससे क्या ताल्लुक है। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा हाथ हौला रखें, थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें, आपको थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना वो न्यूट्रली देख लें। बहरहाल ये नाज़रीन कराम अभी तक की खबरें हैं और ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए, और मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं मैं अभी अगली वीडियो से उनका नाम मेंशन करना शुरू करूँगा, ठीक है। जो लोग ज़्यादा अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं या बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, अगली वीडियो से मैं उनके नाम लेना शुरू करूँगा इंशाल्लाह अपनी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान।